हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय एंड वेलकम टू मानव इंस्टीट्यूट, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक महा रिवीजन सीरीज। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में, मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर 35 तक कंप्लीट करवाऊंगा और हमारा ट्राई है कि पूरे जो महा रिवीजन वीडियो है आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 8 घंटे में कंप्लीट करवा दिया जाए, जिसमें से ये हमारा पहला लेक्चर है। और इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं वो ऑडियंस हैं, देखने वाले वो लोग हैं जो आपके जो भी वनडे एग्जाम देना चाहते हैं वो सारे लोग दे सकते हैं। जैसे आने वाला यूपीएसआई का दरोगा का एग्जाम वो दे सकते हैं, उसके संग संग आपके रेलवे के, एनटीपीसी के, एसएससी सीजीएल के, एज वेल एज आपके पीसीएस के और आईएएस के भी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो पेड कोर्स में चल रहा है और काफी डिटेल में चल रहा है। और आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन काफी डिटेल में जानना है तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को 1999 में ले सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम से लेकर आप पीसीएस आईएएस के लिए भी इसको ले सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको यूपीएसआई का चाहिए तो ये आपका 999 में है। कुछ लोग पूछते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। बेटा, ये 3 महीने के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स है और ये आपका 8 महीने का है। इस वजह से दोनों के रेट्स में अंतर है और इसमें आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें है सिर्फ और बाकी जीके है, बट यहाँ पे आपका पूरा जीएस है। ये चीज है, जिसको भी चाहिए इस कोर्स को ले सकता है। इसमें काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। बट हमारा ट्राई यहाँ पे ये है कि हम आपको 1 घंटे के अंदर आर्टिकल 1 से 35 तक काफी चीजें बता दें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। संविधान जो पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसका मतलब क्या होता है। हिंदी से आप इसका कुछ मतलब नहीं निकाल सकते, बस एक बोल सकते हैं कि ये किसी भी देश का क्या है, एक सर्वोच्च कानून है। किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानून है जो उस देश को क्या करता है, चलाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि इसको अगर इसको ओरिजिन सबसे जाएंगे तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशियो। इसका मतलब होता है, लिखने वाले लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है बिखरी बिखरी चीजों को इकट्ठा करना। क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है तो मैं इसमें ऑलरेडी तेज चलूंगा, बट मैं आपको बेसिक जो चीजें हैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो जहां पर भी आपको डाउट है उसको रोक के आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जिस शब्द से निकला है वो है कॉन्स्टिट्यूशियो। कॉन्स्टिट्यूशियो का मतलब होता है बिखरी बिखरी चीजों को इकट्ठा करना। तो बिखरी बिखरी चीजों को क्यों इकट्ठा करेंगे? सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल ये शरीर है, तो इस शरीर में आंख का काम है देखना, मुंह का काम है खाना, कान का काम है सुनना। इट मीन्स जो हर ऑर्गन्स है, हर अंग है, उसका अलग अलग काम है। तो आपको नेचर में कोई भी काम, कोई एक चीज अकेला नहीं कर सकता। तो आपको किसी भी काम को करने के लिए कई सारी चीजें करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना खाते हैं, घर में रोटी खाते हैं, तो वो भी तब तक नहीं खा पाएंगे जब तक खेतों में जो किसान है गेहूं को ना बोए। तो इस बात को समझिए। इट मीन्स कि जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उन अंग का ही काम अलग अलग है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे पहला भाग है, भाग एक बात क्या करता है कि हमें एक लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, है ना। तो इस जमीन को ही हमने क्या बोला है, आपका जो भारत और इसकी परिसीमा, हमने राष्ट्र बनाने के लिए भारत और परिसीमा ये तय कर लिया है। भारत और इसकी क्या है, परिसीमा या इसके राज्य क्षेत्र, ये कौन डील करता? भाग 1। हमने लैंड पा लिया। आबादी इसमें भरने के लिए हमें क्या चाहिए? भाग 2 मतलब नागरिकता, है ना, नागरिकता। क्योंकि आप जमीन पाने के संग संग इसके ऑर्गन्स हम कैसे तैयार कर रहे हैं। पहले हमने एक लैंड बनाया, लैंड के बाद हमने वहां पे एक आबादी डाली और आबादी में हमने क्या डाला, आपका इनको, इस आबादी को कुछ दिए मौलिक अधिकार। क्योंकि हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। तो जानवरों को जो आजादी मिली, उनकी आजादी लिमिटेड है क्योंकि उनका दिमाग नहीं काम कर सकता, बट हमारा दिमाग काम कर सकता है। तो हमें जानवरों से ज्यादा आजादी है क्योंकि हम अच्छाई बुराई में अंतर समझ सकते हैं, इसी वजह से हम इंसान हैं। तो इस 3 भाग तक हम देखेंगे आपका। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन जिस शब्द से निकला कॉन्स्टिट्यूशियो, इसका मतलब होता है बिखरी बिखरी चीजों को इकट्ठा करना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये एक फ्रेंच वर्ड है। फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर लिखते चलिए और इसमें मैं रुकने वाला नहीं हूँ, नॉन स्टॉप आपको बताता चलूंगा बिकॉज इट्स रिवीजन वीडियो। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। आपसे पूछ देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा, किस वर्ड से निकला हुआ है, ये क्या इंग्लिश का शब्द है? तो आंसर इज नो, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ओके। उसके संग संग जो भाग 1 है जिसका नाम है भारत और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें बेसिकली आपके 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं, ठीक है। 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं। इस
आर्टिकल को हम सीक्वेंस वाइज समझते चलते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। ओके, तो आर्टिकल फर्स्ट की बात करते हैं, आर्टिकल 1 की बात करते हैं। ये बोलता है, क्या बोलता है, ये बोलता है भाग 1 में, फिर से बोल रहा हूं, भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं और इसका हेडिंग है राज्य और उसके, जो भारत और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 1 बोलता है कि भारत जो है, भारत क्या होगा, अर्थात इंडिया, है ना, इंडिया, इसका एक और नाम क्या है, इंडिया, क्या होगा, राज्यों का, राज्यों का संघ होगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि भारत के दो नाम है, एक तो प्राचीन नाम है, ठीक है, वेदों के टाइम पे जो भारत पड़ता था, एक आधुनिक नाम है। तो हम दोनों दिखाना चाहते हैं कि हम जो अपने धरोहर है उसको भी लेके हैं, इसके संग संग हम एक एडवांस सोच वाले भी हैं, इसीलिए हमारा नाम इंडिया भी पड़ा है। ये क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्य मतलब यहाँ क्या होता है, स्टेट्स, जो 28 राज्य हैं यहाँ पे उसकी बात कर रही है। 28 राज्य मिला के आपको एक राष्ट्र बना है। संघ मतलब क्या होता है यहाँ पे, राष्ट्र। ठीक है, तो राज्यों का जो 28 राज्य है, इंडिया क्या है, उसका एक संघ है। और यहाँ पे 28 राज्यों का ये क्या होगा, राष्ट्र होगा। यहाँ पे राज्यों का मतलब क्या है कि राज्य जो आपके होंगे विभाजी होंगे, ये विभाजी होंगे, मतलब इसको तोड़ के फ्यूचर में आप यूपी को तोड़ के, यूपी को तोड़ के आप 4 पार्ट में करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, विभाजी होंगे। लेकिन इस विभाजी की पावर किसमें दी गई है, संसद में। पहले बता दे रहा हूं, ये बात कहीं नोट करके लिख लीजिए। अगर आपसे पूछ दिया कि राज्य के विधानमंडल को ये पावर है, तो आंसर इज नो। किसी भी राज्य को वो कितने भागों में टूटेगा उसकी पावर है किसको, संसद को। ये बात याद रखिएगा। तो इसी के चलते ये क्या है, इंडिया कहलाता है विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ। राज्यों को आप तोड़ सकते हैं, राज्यों को तोड़ सकते हैं, बट आप संघ को नहीं तोड़ सकते हैं। किसी भी कंडीशन में इंडिया नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या है कि राज्य टूट के यूपी है, हो सके आने वाले 200 साल बाद यूपी नाम का कोई राज्य ना हो, यूपी की जगह 4 अलग अलग राज्य हो जाएं। बट इंडिया आज भी है, इंडिया कल भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और होगा कहीं भी कानून में आ गया है तो ये तब तक होगा जब तक देश का संविधान होगा। इस बात को लिखते चलिएगा, होगा का मतलब ये तब तक होगा जब तक देश का संविधान होगा। तो आप किसी भी कंडीशन में संघ को नहीं तोड़ सकते, इंडिया को नहीं तोड़ सकते। इसी वजह से राज्यों का संघ का टोटल मतलब है विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ। राज्य तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो राज्य ये चाहता है कि हम इंडिया से अलग होकर एक अलग देश बनाए, यूपी ये चाहता है कि इंडिया से अलग होकर एक अलग देश बनाए, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में यूपी का अस्तित्व तो खत्म हो सकता है, बट इंडिया का नहीं होगा। तो इसका टोटल मतलब है राज्यों के संघ का मतलब कि विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 1 में क्या क्या दिया है। आर्टिकल 1 में और बातें दी गई हैं, जो उसके दूसरा पॉइंट इसमें लिखते चलिए कि राज्यों के संघ में जो चीजें होंगी वो क्या क्या समाहित होंगी। पहला होगा इसका आपके जो टोटल 28 राज्य हैं वो होंगे। ठीक है, दूसरा जो होगा केंद्र शासित प्रदेश। और जिसको ये नहीं पता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या होता है, तो पहले बता देता हूं कि जो राज्य होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट संभालती है, प्रशासन का कार्य स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको कौन संभालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राज्यों के संघ में पहली बात राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा अर्जित किया गया क्षेत्र। अर्जित किया गया क्षेत्र जो होगा वो भारत सरकार के द्वारा, जो इसके पड़ोसी देश हैं या विश्व का कोई ऐसा हिस्सा है जिसको भारत ने अर्जित किया है, वो अर्जित करने का तरीका ये हो सकता है कि या तो भारत ने उस क्षेत्र को दूसरे देश से खरीदा हो, या युद्ध के दौरान उसको हासिल कर लिया हो, या किसी भी अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने उसे हासिल किया है। तो ये बातें आप लिख सकते हैं, ये बातें दी गई हैं। प्लस इसमें जो आर्टिकल 1 में जो अगली बात आप लिखिए कि जो आर्टिकल 1 में ये पूछ देता है कई बार एमसीक्यू में कि आर्टिकल 1 में जो 28 राज्यों का जिक्र है, ये कई बार पूछ देता है एमसीक्यू में कि 28 राज्यों का जिक्र कहां पे किया गया है। तो ये अनुसूची 1 में 1 में। ठीक है, ये चीज है। आर्टिकल 1 आपका यहीं पे खत्म होता है। अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 की बात करते हैं। इसका हेडिंग तुरंत दे लीजिए फटाफट, राज्यों का प्रवेश या स्थापना। स्थापना इसी के संग संग आर्टिकल 3, ये क्या है, राज्यों का निर्माण। ओके, आपको एग्जाम में ये स्थापना कम आता है, आपको प्रवेश, या तो प्रवेश आएगा, राज्यों का प्रवेश या राज्यों का निर्माण। दोनों में अंतर क्या है। प्रवेश मतलब ऐसा है कि कोई न्यू स्टेट्स, ऐसा राज्य
जो इंडिया का पार्ट नहीं है और हमने उसे भारत में शामिल किया है। तो वैसे राज्यों का समावेशन जो होगा आर्टिकल 2 के अंदर बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम हो गया, सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, बट जो है 36वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1975 में 36वें संशोधन जो संविधानिक संशोधन है उसके द्वारा सिक्किम को इसमें शामिल किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? 2 क के तहत, ठीक है, 2 क के तहत। तो राज्यों के प्रवेश का मतलब कि ऐसे राज्य जो इंडिया के पार्ट नहीं थे, हमने उसको इंडिया में शामिल किया गया। लेकिन राज्यों का निर्माण मतलब कि ये इंडिया के क्या है? पार्ट है, ये भाग हैं, इंडिया के भाग हैं, और इंडिया के भाग में ही हम कुछ चेंज कर रहे हैं, चेंज करके कुछ दूसरा राज्य बना रहे हैं। सपोज दैट यूपी है, फिर से तो यूपी तो इंडिया का ही पार्ट है, बट सिक्किम नहीं था, सिक्किम को हम भारत में लाएं। तो जो इंडिया का पार्ट नहीं था उसे भारत में लाएंगे तो वो क्या हो गया? राज्यों का प्रवेश। राज्यों का निर्माण मतलब क्या है? कि जो इंडिया का पार्ट है, मतलब जो इंडिया का राज्य है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उसको ही तोड़ के हम क्या कह रहे हैं? किसी एक राज्य को तोड़ के 4 में कन्वर्ट कर दें, या 2 राज्यों को मिला के 1 में कन्वर्ट कर दें, या फिर 2 राज्यों के थोड़े थोड़े हिस्से को लेकर 1 में कन्वर्ट कर दें। किसी भी तरीके से किसी भी राज्य को तोड़े मड़ोड़े तो वो क्या होगा? आपका भाग 3 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं, यूपी को तोड़ के हम क्या कर रहे हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। या यूपी का क्या कर रहे हैं? नाम चेंज कर रहे हैं। इस बात को भी लिखते चलिए, जो किसी भी राज्य का जो नाम चेंज करते हैं कौन से आर्टिकल के तहत लिखते हैं, ये आपसे पूछ देगा तो फंस जाएंगे। लिखते हैं आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का हम क्या करते हैं? नाम चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद फटाफट आइए आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 के अंतर्गत ये है कि अगर आपको किसी भी राज्य में कोई परिवर्तन करना है, चाहे उसके नाम में परिवर्तन करना है या उस राज्य को तोड़ के 2-4 राज्यों में बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रेसिडेंट से अनुमति लेंगे, तभी वो बिल जो विधेयक है वो किसमें पेश होगा? आपका पार्लियामेंट में, संसद में। ये हो गया विधेयक, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये हो गया प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति बोलते हैं, ओके। पार्लियामेंट को आपको बोलते हैं संसद, ओके। तो कोई भी अगर बिल, राज्य में कोई परिवर्तन करना है, चाहे नाम में कुछ, तो आप प्रेसिडेंट के पास जो है बिल भेजेंगे, तभी उसके बाद पार्लियामेंट में आप पेश कर सकते हैं। लेकिन बिल को प्रेसिडेंट के पास जब भेजेंगे तो प्रेसिडेंट अनुमति ये देगा, लेकिन अनुमति देने से पहले बिल पे अनुमति देगा, इस बिल पे अनुमति प्रेसिडेंट देगा, ठीक है, अनुमति देगा। लेकिन बिल पे अनुमति देने से पहले प्रेसिडेंट क्या है? उस राज्य को, उस स्टेट्स को ये बिल भेजेगा। जब प्रेसिडेंट उस बिल को भेजेगा कि आपके राज्य में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये बिल, ये जो स्टेट्स है, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। लेकिन ये हाँ बोले चाहे ना बोले, इसकी बात मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाधित नहीं है। किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति इसके लिए बाधित नहीं है। ये आपके आर्टिकल 4 में दिए गए हैं। इसके बाद कुछ कमेटियां इसके अंतर्गत हैं, जो भाग 1 के अंतर्गत ये चीज है कि जैसे जब राज्य आपके जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आज की डेट में है आपके, तो इसमें ये हुआ था कि जब देश आजाद हुआ था तो उसमें 3 कमेटियां बनी थी। ये भी आपके प्रश्न पूछ देता है। तो उस कमेटियों ने क्या क्या बोला, ये चीज है। तो उसमें पहले एसके धर कमेटी, ये लिखिए एसके धर कमेटी, ये आई थी 1948 में। एसके धर कमेटी ने बोला था कि जो राज्य हैं वो प्रशासनिक आधार पे विभाजित होने चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। तो एसके धर कमेटी ने भाषा के आधार पे जो है राज्यों के विभाजन को मना किया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो आई जेबीपी कमेटी, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वल्लभ भाई सीतारामैया, ठीक है। ये 3 लोग थे। इन लोगों ने भी मना किया कि राज्यों का विभाजन जो है भाषा के आधार पर नहीं होगा, ठीक है। तीसरी जो कमेटी आई आपकी फजल अली कमेटी। उसके अंतर्गत आपको फजल अली कमेटी ने ये बोला कि भाषा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? राज्यों का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। आप ये सोचिए, इंडिया में 1680 भाषाएं बोली जाती हैं, तो अगर उस आधार पर हम भाषा का विभाजन करने बैठे तो आप ये समझिए कि 1680 स्टेट्स हो जाएंगे, प्रशासन को लेकर चलने में दिक्कत होगी। इट मीन्स कि भाषा के आधार पर वर्तमान में विभाजन हो सकता है, लेकिन वो भाषा जो है आपकी संस्कृति होनी चाहिए,
एक बहुत लंबे एरिया में वो भाषा बोली जानी चाहिए, तब आप विभाजन उस आधार पे कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर से मैं इन तीनों कमेटियों के बारे में बोल देता हूं कि जो आपके एसके धर कमेटी थे उन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर जो है आपका राज्यों का विभाजन नहीं होगा। जेवीपी कमेटी ने भी बोला कि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होगा। कौन से कमेटी ने बोला कि भाषा के जो नाम पे आप राज्यों का विभाजन कर सकते हैं वह फजल अली कमेटी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि एक राज्य एक भाषा आपका नहीं होगा। इसके बाद कुछ आपसे इसमें क्रोनोलॉजी क्रम अनुसार पूछ देता है कि क्रम काल क्या है, राज्यों के बनने का क्रम काल क्या है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इस रिवीजन वीडियो में। सेकेंड थिंग कि केंद्र शासित प्रदेश जो बने, तो सबसे पहले कौन सा बना उसका पूरा सीक्वेंस क्या है, शासित, ठीक है, ये चीज है। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ होमवर्क मिलेगा तो आप ये नोट डाउन करते जो बता रहा हूं होमवर्क के लिए, इट मीन्स कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अगर आप इसे सर्च करके पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में क्या होगा, माइंड में छप जाएगा और आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा, माइंड में ये छप जाएगा। इस वजह से राज्य, सबसे पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका गुजरात और बॉम्बे। बताने को मैं ऐसे बता सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको जाके गूगल करें और सर्च करें, ठीक है। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे जो साइट है manoinstitute.in उस पर जाके अभी ले सकते हैं, अभी फ्री में अवेलेबल है, बाद में ये पेड हो सकता है। तो वहां पे ये सारी बातें दी गई हैं। अगर आपको कहीं गूगल पे नहीं मिल रहा है तो आप वहां पे जाके सारी बातें देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 5 पे। तो आपका जो भाग 1 है खत्म हो गया, आर्टिकल 1 से 4। 5 वाला आर्टिकल जो है भाग 2 अब स्टार्ट करते हैं। भाग 2 ये किसकी बात करता है, आपका नागरिकता की, नागरिकता की। ये कहां तक फैला हुआ है, 5 से 11 तक, ओके, 5 to 11। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, पहली बात नागरिकता में बता दूं कि जो नागरिकता डील किया गया संविधान में, ये नागरिकता लोगों को कब तक देता है, 26 जनवरी 1950 तक ये आपको नागरिकता देता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसमें आर्टिकल 5 क्या बोलता है, कोई भी व्यक्ति क्या है जो भारत में अधिवास करता है, अधिवास करता है, इसकी नागरिकता से मतलब नहीं है कहां का नागरिक है, नागरिकता से मतलब नहीं है कहां का नागरिक है। सपोज दैट ये युगांडा का हो, युगांडा का हो सकता है, और ये इंडिया में आजादी, जब देश आजाद हुआ था उस समय इंडिया में रहता हो, तो हो सके वो निवास करता हो उसी को। चूंकि ये नागरिकता और अधिवास में अंतर क्या होता है, नागरिकता मतलब आपने कहीं डिसाइड कर लिया कि मुझे इस राष्ट्र में जाके रहना है, तो ठीक है, मतलब आपको उसकी नागरिकता पानी पड़ेगी। लेकिन आपने ये ट्राई किया कि मुझे बस जाके वहां पे अधिवास, अधिवास मतलब एक अस्थायी तौर पर रहना, कुछ समय के लिए रहना है, तो कुछ समय के लिए आप कहीं पे रहने जाते हैं, जैसे किराए के मकान पे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि आप अधिवास करने जा रहे हैं, आप वहां पे परमानेंटली रहने नहीं जा रहे हैं। तो आप कोई भी व्यक्ति जो आर्टिकल 5 के अंदर नागरिकता पाना चाहता है, पहली बात वो भारत में अधिवास करता हो, वो भले से किसी भी देश का नागरिक हो, डज नॉट मैटर, उसकी नागरिकता मैटर नहीं करती वो कौन से देश का नागरिक हो। उसके संग संग आपको 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन माननी होगी। इसमें जो सबसे पहली कंडीशन है कि आप इंडिया में क्या हुए हो, बॉर्न हुए हो, पैदा हुए हो, ठीक है, या आपके पेरेंट्स, माता पिता पैदा हुए हो, ये बॉर्न हुए हो, है ना, या तो फिर आप तीसरी कंडीशन है 26 जनवरी 1950 से जस्ट केवल 5 साल पहले, 5 इयर्स पहले क्या है, इंडिया में रहते हैं, तो आप क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। आपको ये बात दी गई है आर्टिकल 5 में, ओके। अब आते हैं आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में आते हैं। आर्टिकल 6 में सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो टाइम याद करना है, ठीक है, इसमें एक डेट याद करना है, 19 जुलाई, ठीक है, 1948, ठीक है, ये डेट आपको इसमें याद करना है, 19 जुलाई 1948। ये जो बताता है आपको
कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए तो वो अगर इस डेट के पहले आए हैं, वो इस डेट के पहले आए हैं तो वो भारत के नागरिक हैं। वो अगर इस डेट के पहले आए हैं तो वो इस भारत के नागरिक हैं, लेकिन इस डेट के बाद आए हैं तो उनको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके संग संग, पंजीकरण के संग संग आपको है 6 महीने, 6 मंथ, आप जब इंडिया में रहे हो, इंडिया में आप क्या हैं, रहे हो, जब आप पंजीकरण के लिए क्या है, एप्लीकेशन आपने दिया हो, तो जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उस समय आपको प्रूव करना होगा कि मैं पिछले 6 महीने तक इंडिया में आपके रहा हो। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला डेट आता है इसमें आपका 1 मार्च, आर्टिकल 7 में बात करते हैं, ये आता है 1 मार्च 1947। उसमें तो ये था कि जो लोग इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, बट साथ में क्या है, जो लोग इंडिया से कहां चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं। ठीक है, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं तो वो लोग अगर इस डेट के पहले आ गए हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पहले आ गए हैं, तो वो इंडिया के क्या होंगे, नागरिक होंगे। बट अगर वो लोग इस डेट के बाद आए हैं तो उनको यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। रूल आपका फिर से वही है, 6 महीने, 6 मंथ्स आपको बताना पड़ेगा एप्लीकेशन देते वक्त, एप्लीकेशन देते वक्त कि आप इंडिया में रहे थे। ठीक है, उसके बाद 8 जो बात करता है वो ये बात करता है कि वो लोग जो भारतीय मूल वंश के थे, फॉर एग्जाम्पल सुनीता विलियम्स, ठीक है, सुनीता विलियम्स क्या है, भारतीय मूल वंश की हैं, भारतीय नहीं है। ठीक है, तो भारतीय मूल वंश की हैं, तो अगर ऐसे लोग भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो कूटनीतिक आपके रास्ते हैं या रजिस्ट्रेशन का रास्ता है नागरिकता का, उसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, आपके नागरिक बन सकते हैं। तो वो यहाँ पे केवल आपको याद रखना कि मूल वंश के लोग, भारतीय मूल वंश के लोग जो कहाँ रहते हैं, आपके बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक, लिखते चलिए, अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता मतलब त्याग देता है और दूसरे कंट्री की नागरिकता लेता है तो वो भारत का नागरिक आपका नहीं रहेगा। मतलब इसने क्या किया, नागरिकता आपके, नागरिकता कहाँ की ले ली, दूसरे देश की ले ली। ठीक है, अन्य कंट्री की ले ली, तो इसकी नागरिकता क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 10 क्या बताता है कि जो नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार जो है किसका है, संसद का है। इस बात को याद रखिएगा, संसद का है। इसके संग संग 10 में ये बताता है कि ये अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद का है। और 11 में ये बताता है, आर्टिकल 11 में ये बताता है कि ये जो कानून है ये संप्रभुता का कानून है। 11 में बताता है इट मीन्स भारत का नागरिक, ठीक है, नागरिक भारत का नागरिक कौन होगा, कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, संसद। ठीक है, ये संसद डिसाइड करेगी, इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते जब तक कि ये कानूनी तौर पे संविधान के अगेंस्ट में ना हो। ठीक है, तो इसी आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया गया। आपको ये होमवर्क में, अगला होमवर्क लिखिए कि ये होमवर्क में बताना है कि 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में सुधार हुए, है ना, सुधार हुए। अब तक टोटल इसमें कितनी बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन आ सकता है, भाई ये करंट अफेयर्स में है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक, तब से लेके अब तक कितनी बार सुधार हुए हैं और उनका क्रमकाल आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें आते हैं किसमें, नागरिकता अधिनियम, ये चीज। तो अगर हम देखें तो मेरा जन्म तो 90 के दशक में हुआ है, बट जो नागरिकता है ये 26 जनवरी 1950 तक ही दे रहा है संविधान। इट मीन्स कि मैं संविधान के अकॉर्डिंग जो भारत का डायरेक्ट नागरिक नहीं हूं, उसके लिए आर्टिकल 11 के तहत मैं बोल सकता हूं कि भारत का नागरिक हूं। भारत के
जो आर्टिकल 11 ने संसद को पावर दिया कि ये कानून बनाए और ये बताया, संसद बताएगा कि कौन नागरिक है कौन नहीं है। तो संसद ने कानून बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत क्या है, मैं भारत का नागरिक हूं। ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूं और ये नागरिकता बताता है कि मैं भारत का नागरिक आपका कैसे हूं। ये सबसे पहले बताता है जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर आप नागरिक कैसे होंगे। इसमें भी आपकी अलग अलग कंडीशंस हैं कि आप 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 तक इसमें दिया है कि आप अगर इंडिया में उस समय पैदा हुए हैं, ठीक है, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आपके माता पिता चाहे इंडिया के नागरिक रहे या ना रहे हैं, तो 1987 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें एक डेट दिया है, वो डेट जाके देख लीजिएगा। तो उस डेट में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक होंगे, उनके माता पिता किसी भी देश के नागरिक, कोई मैटर नहीं करता। फिर 1987 से लेकर आपका 2003 तक किया क्या है कि आपके माता पिता में से कोई एक आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। 2003 से लेकर अब तक मतलब 20 तक जो पैदा हुआ है उसमें से माता पिता में से कोई भारत का एक नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी उसको बोलते हैं जो भारत की परिसीमा को, भारत के बॉर्डर को तोड़ के जबरदस्ती इंडिया में घुस गया है। इसके एग्जाम्पल आपके रोहिंग्या वगैरह हैं जिसपे काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। तो जन्म के आधार पर आप लिख सकते हैं नागरिकता। उसके बाद अगर आप मूल वंश के हैं, भारतीय मूल वंश के हैं, तो इसके आधार पर आप ले सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे देश के हैं तो आप ये एप्लीकेशन वगैरह दे के ले सकते हैं। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा इसमें आपको 7 साल देना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना पड़ेगा। मतलब कम से कम आप इंडिया में कितने साल रहे हैं, इंडिया में 7 साल आप रहे हैं, तभी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं पंजीकरण के अंतर्गत। अगला है प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण के अनुसार आप रह सकते हैं। इसके अंतर्गत कम से कम आप इंडिया में 11 महीने रहे, 11 साल रहे हैं, 11 साल रहे हैं, प्लस जब आपने नागरिकता लेने के लिए एप्लीकेशन दिया है तो आपको कम से कम उस समय 12 महीने, जब आपने एप्लीकेशन दिया है तो आपको 12 महीने दिखाना पड़ेगा कि इस डेट में मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं और पिछले 12 महीने से मैं क्या है इंडिया में रहा हूं। तो 11 प्लस ये 12 महीने मतलब कितना हो गया आपके 12 साल, ये चीज है। पांचवा तरीका क्या है कि देशीकरण। ठीक है, देशीकरण इसको मतलब बोलते हैं कि जो आपका राज्यीकरण का समावेशन है ना, समावेशन। इसका मतलब क्या कि जो आपके राज्य हैं, कोई स्टेट आपने भारत में शामिल कर लिया, राज्य है उसको भारत में क्या किया, शामिल कर लिया। उसके जो नागरिक होंगे वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे। वो फिर से कैसे आता है, सिक्किम। सिक्किम क्या है आपका संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया, तो सिक्किम के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम में 5 प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं। फिर नागरिकता का त्याग कैसे कर सकते हैं, तो नागरिकता अधिनियम में 3 प्रकार से दिया गया है। या तो आपने स्वेच्छा से त्याग कर दिया है, ठीक है, स्वेच्छा से आपने त्याग कर दिया है। दूसरी चीज, आपको या तो नागरिकता से बर्खास्त कर दिया गया है, या तीसरा आपकी नागरिकता खत्म कर दी गई है। इन 3 तरीके से आपकी नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसी के संग संग जो भाग 2 है ये भी अपना कंप्लीट होता है। और अब आते हैं मौलिक अधिकार पे। भाग 3 ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, 12 से 35 के बीच। ओके, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये आपका 14 से 32 तक ही है। लेकिन इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि जो आर्टिकल 12 और 12, 13 या 32 के बाद 33, 34, 35 बेकार है, सबके अपने महत्व हैं। तो मौलिक अधिकार मतलब जो नहीं जानते हैं तो वो ये लिख लें कि मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है, मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो किसी भी नागरिक के लिए उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है। वो क्या होता है, आपका मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, ये आपको जो मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, सुरक्षित किया गया है ये भाग 3 के द्वारा। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आर्टिकल 32 पे आएंगे तो देखेंगे कैसे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उससे पहले लेकिन हमें क्या है, आर्टिकल 12 के बारे में समझना है। आर्टिकल 12 क्या देता है, राज्यों को डिफाइन करता है, राज्य को परिभाषित करता है। तो हम चूंकि लोकतंत्र कंट्री हैं, लोकतंत्र कंट्री हैं, तो मौलिक अधिकार को प्रोवाइड करने का, प्रदान करने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, राज्य की। तो यहाँ पे राज्य मतलब क्या है, गवर्नमेंट। सिंपल शब्दों में समझे तो यहाँ पे राज्य मतलब क्या है, गवर्नमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आता है ये बात देखेंगे, लेकिन इसी गवर्नमेंट को आर्टिकल आपका 36 में भी डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे भी जो राज्य शब्द इस्तेमाल है इसका मतलब भी क्या है, गवर्नमेंट। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि कहाँ का राज्य शब्द है। तो 12 में है, ये भी एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है, 36 में है ना, प्लस 152 में है, 152 में है। तो यहाँ पे जो आपका राज्य का मतलब होता है, ये होता है यहाँ पे आपके 28 राज्य, जो 28 राज्य पढ़ते हैं। इसी वजह से राज्यों का जो मतलब होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। यहाँ पे राज्य का 1236 में मतलब है गवर्नमेंट, 152 आर्टिकल में मतलब है 28 राज्य। जब आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे राज्य बोलते हैं या इंग्लिश में स्टेट्स बोलते हैं तो राज्य का मतलब होता है देश। इस वजह से राज्यों का जो मतलब होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे काम क्या है कि हम 12 के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट। तो जैसे ही हम 12 के बारे में पढ़ेंगे तो हमने 36 के बारे में पढ़ लिया। 152 के बारे में उस तरह भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें केवल बस राज्य बताया, राज्य मतलब क्या, 28 राज्य। तो आपको इतना बात याद रखना है कि 152 का मतलब 28 राज्य, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। 12 हमने पढ़ा तो 36 भी पढ़ लिया। अब राज्य में क्या क्या समाहित करता है आपका जो 12 के अंदर, यहाँ पे केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, जो आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका है ये आ जाएगी। आपका जो संसद है ये आ जाएगा। अगला आ गया इसमें स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में आपकी क्या आ गई, राज्य सरकार की कार्यपालिका, पालिका, है ना। यहां पे आपका आ गया विधानमंडल, मंडल। तीसरा आपका आया स्थानीय, स्थानीय निकाय। चौथा आपका आ गया अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण। ठीक है, ये चीज। अब जिसको कभी जिंदगी में नहीं पता कि संसद क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, तो मैं बता देना चाहता हूं। संविधान पढ़ते तो उसमें मुख्यतः 3 अंग होते हैं जो देश को चलाने में काम करते हैं। पहला जो अंग होता है जिसको हम बोलते हैं विधायिका। विधायिका करता क्या है, आपके कानून बनाने का काम करता है, और कानून बनाता है विधायिका। तो विधायिका में 2 पार्ट होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे मतलब केंद्र सरकार के लेवल पे काम करता है उसको बोलते हैं संसद, संसद कानून बनाता है। राज्य सरकार के लेवल पे जो कानून बनाता है उसे बोलते हैं विधानमंडल। इसे कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं विधायिका विधायिका बोल रहा हूं, अगर मैं एक सिंपल सा शब्द बोल रहा हूं विधायिका, विधायिका, है ना, इसका मतलब दोनों है, ये भी है, ये भी है, मतलब संसद भी विधानमंडल भी है। लेकिन अगर मैं विधानमंडल बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन मैं अगर संसद बोल रहा हूं तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ये बात। तो विधायिका का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट संसद बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट विधानमंडल बनाती है। ठीक है, उस कानून को लागू करवाने का काम होता है कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको कार्यपालिका कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी इसको कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, ये बात। और जब कार्यपालिका जब इसको लागू करवाती है तो कुछ झगड़ा झंझट विवाद होता रहता है। तो इस झगड़ा झंझट विवाद के निपटारे के लिए क्या व्यवस्था है, न्यायालय है। ठीक है, ये चीज है। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में आपको 2 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक है म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज। सेकेंड आपका है जो आपका नगर पंचायत, ये सब सारे आते हैं। उसके बाद आपका आ गया ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत गांव के बारे में पढ़ते हैं, और जो नगर पंचायत म्युनिसिपैलिटीज वगैरह के बारे में उसके बारे में पढ़ते हैं। 2 आपकी ये चीजें। चौथे वाले से क्लियर नहीं होता है कि अन्य प्राधिकारी में क्या होगा या अन्य प्राधिकरण में क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी एक समरी बना के दे देता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। आप इसमें कहीं भी देखेंगे आपको न्यायपालिका का जिक्र नहीं है, है ना।
तो आपको मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपका न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत नहीं आता, गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन वो कौन से हेडिंग के अंतर्गत आएगा, वो अन्य प्राधिकारी या अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा। बारह के अंतर्गत चौथा पढ़ रहे थे, अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण, ठीक है। अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका, ए न्याय पालिका, पालिका, इसका अगर कोई जज है वो भी आ जाएगा, अकेला कोई जज है तो वो भी आएगा गवर्नमेंट के अंतर्गत, इस बात को याद रखिएगा। बी जितना भी संवैधानिक बॉडी है, संविधानिक, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, है ना, निकाय मतलब क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, आपके संवैधानिक निकाय हैं, संविधान में इसका जिक्र है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम देखते चलेंगे। तो ये भी क्या है, आपके अन्य प्राधिकरण में आ गया। कोई भी निकाय, कोई भी निकाय जो कानून द्वारा, एक्ट द्वारा, कानून द्वारा बनाया गया हो, बनाया गया हो, ये भी क्या है आपका अन्य प्राधिकरण में आएंगे। फॉर एग्जांपल आप जैसे ले सकते हैं आपको सीबीआई को, सीबीआई कानून के द्वारा बनाया गया है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट कहलाएगा, मतलब राज्य कहलाएगा 12 के अंतर्गत। डी इसमें आ गया कि कोई भी निकाय, कोई भी निकाय कार्यपालिका, कार्यपालिका के आदेश पर बनाई गई हो। फॉर एग्जांपल आपका आ गया नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग किसी कानून के द्वारा नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी वो क्या आ गया आपका, इसके अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत आ रहा है। ई अगला, कोई ऐसा निकाय, कोई ऐसा निकाय जिसमें सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट का किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट हो, या तो पैसे का सपोर्ट हो या उसको कुछ प्रशासनिक कार्य का सपोर्ट दिया गया है। सपोर्ट के अंतर्गत लिख लीजिएगा, या तो उसे आर्थिक सहायता दी जा रही है, या उसके बाद कानूनी सहायता हो सकती है, या प्रशासनिक सहायता उसे दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं रोड पे एनजीओ के द्वारा कोई रोड बनाया जा रहा है, और वो रोड एनजीओ के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन उस एनजीओ को पैसा सरकार को दे रही है, इट मीन्स कि वो एनजीओ है अपने आप को, राज्य को, गवर्नमेंट को क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। इतनी सारी बातें हमने राज्य के डेफिनेशन के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है ये राज्य प्रोवाइड करेगा, और राज्य नहीं इसको दे सकता है, इसको सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो इसी के अगेंस्ट में हम मौलिक अधिकारों को लागू करवाने कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि मौलिक अधिकारों को लागू करे, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी मजबूरी है, उसकी अनिवार्यता है। ये उसको लागू नहीं कर रहा है तो हम उसी को लेके, उसी के अगेंस्ट में कहा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बात से आपको ये पता होनी चाहिए कि 12 जो है उसके अंतर्गत क्या क्या आपका आता है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 13। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 की, आर्टिकल 13 आपको बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। इसको बोलते हैं न्यायिक, न्यायिक समीक्षा। चूंकि ये अलग से टॉपिक है तो उस पर मैं लेक्चर लूंगा, बट ये उसका सबसे पहला आर्टिकल पड़ता है भारत के संविधान में। जिनको नहीं पता है कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा होता क्या है, तो उनको मैं बता देता हूं कि जो विधायिका, विधायिका क्या बनाती है, कानून, और कार्यपालिका आदेश पास करती है। तो दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए। विधायिका क्या बनाती है, कानून, या कार्यपालिका कोई आदेश पास करती है, तो वो आदेश संविधान के या मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में है, तो उसे कोर्ट क्या करेगी, निरस्त कर देगी। उस मात्रा तक निरस्त करेगी जिस मात्रा तक वो क्या करेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा। तो उसका ये सबसे पहला आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सबसे पहली बात ये बोली गई है कि 26 जनवरी 1950 जो पहली बात बोली गई है कि इससे पहले कोई कानून है, इससे कोई पहले कानून है। कानून किसके द्वारा बनाई जाती है, विधायिका के द्वारा। आदेश किसके द्वारा पास किए जाते हैं, कार्यपालिका के। या तो कानून हो या आदेश हो।
ये 26 जनवरी 1950 से पहले और ये संविधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसे उस मात्रा तक शून्य कर देंगे, उस मात्रा तक निरस्त कर देंगे, उस मात्रा तक खत्म कर देंगे जिस मात्रा तक ये उल्लंघन करता है। ये पहली बात। दूसरी बात ये बोलता है कि अगर इस डेट के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद इसके बाद कोई कानून या आदेश बना है तो उसे भी उस मात्रा तक शून्य कर देंगे जिस मात्रा तक वो संविधान या बेसिक संविधान और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये बातें, दो बातें दी गई हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3, जिसको नहीं पता है ये ब्रैकेट में कानून की भाषा में इसको क्लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, क्लॉज। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ दिया गया है, कानून दिया गया है। ये होमवर्क है, इसको जाके देखिए। जहां जहां पे मैं बता रहा हूं इट मींस कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड में ये चीज छप जाए। आप जब खुद से कुछ काम करते हैं, टीचर ठीक है लाख घोल के पिला देगा, लेकिन आपको फिर भी वो चीज अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं होगी जब तक आप खुद से उस पर मजबूती नहीं लाएंगे। तो 13 क्लॉज 3 में जाकर देखिए, यहाँ पे लॉ को, कानून को परिभाषित किया गया है। कानून को, लॉ को हिंदी में कानून बोलते हैं, तो यहाँ पे लॉ को डिफाइन किया गया है। उस कानून के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये नोट्स बनाइए और उसमें लिखिए। अब हम चलते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 ये बात करता है समता के अधिकार का। ये मौलिक अधिकार का सबसे पहला अधिकार है। खैर ये समता का अधिकार आपको 14 से 18 तक 5 आर्टिकल में फैला हुआ है, 5 आर्टिकल में टोटल फैला हुआ है, बट 14 ही इसका मुख्य है। 15, 16, 17, 18 ये बाकी जो 4 हैं ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि हमारा समाज कलंकित है ना। हमारे समाज में क्या है, कुछ जो भ्रष्ट, आपकी जो भ्रष्ट प्रथाएं हैं वो है, इस वजह से इसको रखा गया मजबूरी में कि उस प्रथाओं को हमें धीमे धीमे करके समय के संग क्या करना है, हटाना है। तो समता का अधिकार, समता मतलब क्या होता है, समानता है ना। समानता मतलब क्या, बराबरी, बराबरी का अधिकार। यहां पे ये बोलता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। अधिकार को राइट्स, ठीक है, राइट्स। तो समता का अधिकार ये बोलता है, इसमें दो चीजें हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति के संग, पहली बात तो आर्टिकल 14 में पूछा गया है व्यक्ति, इसमें व्यक्ति लिखा गया है। तो जहां पे व्यक्ति शब्द आ जाएगा इसका मतलब ये होता है कि ये नागरिक पे भी लागू होता है, नागरिक पे भी लागू होता है ये कानून, और इसके संग संग विदेशी पे भी। तो आर्टिकल 14 में दोनों बातें हैं। आर्टिकल पूछ देगा आर्टिकल 14 में क्या ये नागरिक पे लागू होता है या विदेशी पे, तो ये दोनों पे लागू होता है क्योंकि इसमें जो व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है। ओके, इसके बाद आगे ये दो सिद्धांतों को देता है। एक तो राज्य किसी भी व्यक्ति का पहला सिद्धांत, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष, ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति का विधि के समक्ष। दूसरा, या विधियों के समान संरक्षण, ठीक है, के द्वारा ट्राई ये करेगी, प्रयास ये करेगी कि किसी भी व्यक्ति का चाहे विधि के समक्ष चाहे विधियों के समान संरक्षण द्वारा उसका क्या हो, भेदभाव ना हो। और ये बातें मैंने आपको बोली तो ये बात आपको बाउंस हो गई, तो इसको हम समझते हैं। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या, लॉ इसके समक्ष मतलब इसके सामने, समता मतलब क्या, इक्वालिटी, बराबरी है ना। तो कानून के सामने क्या है कि सभी लोग, सारे के सारे लोग क्या है, बराबर है, बराबर है। कोई आईएएस है वो भी इसके बराबर है, चपरासी के। कोई अगर पीएम है तो वो भी एक किसान के बराबर है। तो कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ये पहली बात बोली जाती है। ये चीज कहां से ली गई है, ये आपका यूके से है। ओके, ये अपने आप में नकारात्मक कानून है, नकारात्मक कानून है। नकारात्मक क्यों है, क्योंकि ये नेचर का नियम है, नेचर ने खुद समान नहीं बनाया है। तो नेचर के खिलाफ आप जाके आप क्या कर रहे हैं, लोगों को समान करने की कोशिश कर रहे हैं।
ईश्वर ने कुत्ते को बिल्ली के बराबर नहीं बनाया है, हाथी को घोड़े के बराबर नहीं बनाया है। तो वो खुद नहीं चाहता है कि लोग समान हो, नेचर ने ऐसा बनाया है, बट हम इंसान ट्राई क्या कर रहे हैं, हम इसको समान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से क्या अपने आप में निगेटिव कॉन्सेप्ट है। विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत, मतलब विधियों के द्वारा केवल कह देने से हम समान थोड़ी हैं। पहलवान क्या दिव्यांग के या विकलांग व्यक्ति के समान है? आंसर इज नो। हमेशा पहलवान मजबूत होगा दिव्यांग या विकलांग के आपके कंपेयर में, लेकिन बट वो फिजिकल शारीरिक रूप पे, आपके यहाँ मेंटल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आपको बराबरी की बात करनी है, पहलवान को दिव्यांग के बराबर करना या दिव्यांग को पहलवान के बराबर करना, इट मीन्स कि कमजोर कौन है? विकलांग है। तो जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग को विधियों के द्वारा एक समान संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, जो कमजोर वर्ग है उन्हें क्या मिलना चाहिए? कानून बना के समान संरक्षण मिलना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये कमजोर वर्ग किसके बराबर होंगे? मजबूत व्यक्तियों के, मजबूत व्यक्तियों के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका लिया गया यूएसए से। ठीक है, ये बात आपको कई बार पूछ देती है। आर्टिकल 14 में इतना ही है आपको पढ़ना वनडे एग्जाम के लिए। उसके संग संग ये नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब सकारात्मक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छा ट्राई कर रहे हैं कि जो कमजोर है उसको किसी शक्तिशाली के बराबर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके संग संग अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 पे इसमें नागरिक शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो आपसे पहले पूछ देगा नागरिक। वैसे मैं एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल आपको नागरिक पर एप्लीकेबल होते हैं, बाकी सब किस पे। ठीक है, तो वो आप यहीं पे लिख लीजिए, 15, 16 है ना, 19, 29, 30, ये जो है आपके नागरिक पर एप्लीकेबल होते हैं। मतलब इसमें नागरिक शब्द दिया गया है। बाकी मौलिक अधिकारों में जितने भी आर्टिकल हैं वहां पे व्यक्ति लिखा गया है। ठीक है, तो हर जगह नागरिक व्यक्ति डिस्कस ना करते हुए बस इस आर्टिकल को लिख लीजिए, यहाँ पे आपको नागरिक दिया गया है। तो यहाँ पे राज्य जो है आर्टिकल 15 में राज्य ये ट्राई करेगी कि किसी भी जो कोई भी नागरिक है, ठीक है, कोई भी नागरिक है वो ट्राई ये करेगी कि आपका जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 आधारों पे आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये चीज है। इसके बाद आगे इसी में दिया गया है कि जो आपके एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग हैं, इन्हें शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है एजुकेशन में, बट वो एजुकेशन में आरक्षण की बात की गई है, लेकिन उसका आधार क्या होना चाहिए? आपका सामाजिक आधार होना चाहिए, मतलब सामाजिक तौर पे एसटी, एससी, ओबीसी पिछड़े हुए हों। दूसरी चीज यहाँ पे आर्थिक नहीं, आपका शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हों। तो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जाती है कि इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। एक तो कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी का कोई भी वर्ग जो है या तो सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ हो या आर्थिक नहीं, ये सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ हो, शिक्षा के तौर पे पिछड़ा हुआ हो। ठीक है, ये बात आपको 15 में दी गई है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 जो है जॉब्स, नौकरी, मतलब कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है ना, आरक्षण की बात करता है। तो इसमें जो है आपका वही चीज कि जो एसटी, एससी, ओबीसी ग्रुप है इनको रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, उनके प्रमोशन में भी दिया गया है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि इस पे एक अच्छे से आपका डिटेल वीडियो आएगा रिजर्वेशन पे, और ये इसको मैं काफी डिटेल में कन्वर्ट करूंगा, कवर करूंगा। और ये आपका सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है, तो आपको यहाँ पे ये बेसिकली ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में क्या बातें दी गई हैं। हम बहुत डिटेल लेके नहीं चल रहे हैं, बिकॉज हमें एक बेसिक फाउंडेशन लेकर चलना है। अगर हम एक डिटेल लेके चलेंगे तो हम कम समय में ज्यादा चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक बेसिक पहले फर्स्ट चांस में ये आइडिया होना चाहिए कि किसमें क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, ओके, ये चीज है। उसके बाद आगे 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के सिद्धांत को दिया गया है, मतलब अछूत। किसी भी तरीके से राज्य सरकार, केंद्र सरकार ट्राई करेगी कि छूत अछूत जो मानते हैं इसको हम खत्म करेंगे, और इसको खत्म करने के लिए ही उसने एससी, एसटी कानून बनाया।
इसके अंतर्गत ही। तो छूत छूत अछूत वाला जो आपका आर्टिकल है 17 डील करता है। इसके संग संग जो 18 है, 18 क्या है, उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। ये कहता है कि जो हम, चूंकि जो राजा महाराजा, मतलब ऐसा दिखाए कि जो अंग्रेजों को दिया गया टाइटल, अंग्रेजों के द्वारा किसी को उपाधि दी गई है कि ठीक है आप राजा हो, क्यों राजा हो ये इतिहास ही जाने, ठीक है, लेकिन आपको राजा दे दिया गया है तो आप राजा मानने लग रहे, दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ टाइटल नहीं होना चाहिए कि किसी को राजा, अधिराजा, महाराज हम बोले, इन सबको हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये असमानता को दिखाता है कि आप बहुत बड़े हैं, बाकी दूसरे लोग आपसे छोटे हैं, ठीक है। इसके संग संग इसमें कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो समानता को दिखाती। सपोज दैट आपने डॉक्टरी की पढ़ाई किया, आपके सामने डॉक्टर लगाया, तो डॉक्टर क्या समानता को एक प्रतीक है, क्योंकि डॉक्टर कभी भी इलाज करते हुए भेदभाव नहीं करता है कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस धर्म का है, ये चीज है। इसी तरीके से किसी सैनिक के सामने कैप्टन लगा हुआ है, मेजर लगा हुआ है, तो वो भी समानता को दिखाता है, क्योंकि वो कभी भी देश के लिए जब मरता है तो ये देखते हुए नहीं मरता है कि मैं हिंदू के लिए मर रहा हूं या मैं मुसलमान के लिए मर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है। तो कुछ ऐसी जो उपाधियां हैं जो असमानता को दिखाती हैं, उस उपाधियों को खत्म किया जाए, और ऐसी उपाधियां जो आपको क्या है कि जो आपको समानता को दिखाती है उसको बढ़ावा दिया जाए, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। फिर उसके बाद भारत रत्न जैसे जो आपको दिखाते हैं कि आपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसके संग संग अगर आप विदेश से कोई अवार्ड या कोई पुरस्कार पाने जाते हैं तो उसके पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। उसके संग संग अगर कोई विदेशी यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा है, वो भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, फिर वो विदेश में कहीं पे जाके कुछ अवार्ड पाना चाहता है, तो उसके पहले भी उसको राष्ट्रपति की आपकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये हो गया 18। तो आपको 14 से लेकर 18 तक खत्म हो गया। अब आते हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर। समता का जो अधिकार है 14 से 18 था। जो अभिव्यक्ति की आजादी, हेडिंग दे लीजिए अभिव्यक्ति की आजादी, ये कहां से फैला हुआ, 19 से लेकर 22 तक, है ना। 19 में क ख ग घ च करते हुए लिखिए 19, ठीक है। इसमें बहुत सारा वन, फिर इस तरीके से क करके, तो आपसे बस ये याद रखिएगा क में क्या है, ख में क्या है। तो क ख ग घ अंग च छ, ओके। तो यहां पे सबसे पहले दी गई है क में वाक और अभिव्यक्ति की आजादी। वाक मतलब बोलना, स्पीच, आप बोल सकते हो। तो बोलना ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि बोलना होता क्या है। अभिव्यक्ति मतलब बिना बोले आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो। कोई गूंगा है तो बोल नहीं पाता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन का तरीका अलग रहता है, ठीक है। कोई बहरा है तो वो चीजों को समझ नहीं पाता, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है। आप जब क्लासरूम में रहते हो तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर जाना रहता है, तो आप सिर्फ इस तरीके से इशारा करते हो, इस तरीके से इशारा करते हो, तो आप सामने वाला समझ जाता है कि ये क्या करने जाना चाहता है, ओके। तो उसको ही बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। ये दी गई है क में, इस तरीके से पूछ देता है। इसके संग संग आप शांतिपूर्ण, ये सब आजादी दी गई है। शांतिपूर्ण सम्मेलन और बिना हथियार आप कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, इसकी भी आजादी है, ओके। ये 2 आजादी आपकी दी गई है। उसके बाद आपका संगम या संघ की आजादी दी गई है। मतलब आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हथियार लेकर नहीं जाना, मारपीट नहीं करना। सपोज दैट आप संसद में नेताओं से बात करने जा रहे हैं, आप हथियार लेके क्या कर रहे हैं, उन पर गोली चला दे रहे हैं, तो वैसा काम नहीं करना है। संगम या संघ आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि आप किसी कंपनी के सामने स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो हड़ताल क्या आता है आपका, संघ के अंदर नहीं आता है। संघ में आपने देखा होगा लेबर यूनियन, है ना, फिर नाव का यूनियन, इस तरीके सारी बातें, तो ये सब क्या उसी संघ की बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद आगे इसमें आता है आपका अबाध रूप से आपका संचरण, ठीक है। अबाध संचरण, आप भारत के किसी कोने में जाके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संचरण मतलब क्या होता है, मूवमेंट, मतलब घूमना। आप यूपी में हैं तो आप
तमिलनाडु में जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप इंडिया में घूम रहे हैं, ये आपको छूट दी गई है, कोई भी राज्य आपको रोक नहीं सकता। आप बिहार में हैं तो आप यूपी में घूम सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे तो रोका जा सकता है, क्योंकि आप राष्ट्र के बाहर जा रहे हैं। फिर अंगा वाला निवास करना, आप कहीं पे भी जाके निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। च वाले को खत्म कर दिया गया है। यही क्या डील करता था, प्रॉपर्टी से, संपत्ति से रिलेटेड डील करता था, ये राइट टू प्रॉपर्टी बोलता है, इसको खत्म कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, कई बार आपसे पूछ देता है एग्जाम में, 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में, ये बात याद रखिएगा। 6 वाले में दिया है व्यापार के बारे में, ठीक है, व्यापार और चीजों के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, आप कैरियर कैसे बनाएंगे, ये सब 6 वाले में दिया गया, ये सब आजादी आपको दी गई है। तो इसको बोलते हैं टोटल एक आपका अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन ये सारी आजादी दी गई है, लेकिन ये अपने आप में पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूरी तरीके से खुली हुई नहीं है, इसमें सब कुछ आपका रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आप ये घ और अंगा वाले में, इसमें क्या है कि आबाद संचरण या निवास करने जा रहे हैं कहीं पे, तो यहाँ पे क्या है, आप लोकहित में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली में गए तो किसी लड़की को छेड़ दिए, है ना, इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, किसी बुढ़े को मार दिए, ऐसा नहीं करना है। आप कैसे ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ ST SC वाले रहते हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। तो इसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं टोटल एक बार इसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको देश के एकता अखंडता को बनाए रखना है, ठीक है, जो कायदा कानून, लॉ एंड ऑर्डर को मानना है, जो नैतिकता है समाज का उसको मानना है, ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना है, लोकहित में काम करना है, कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं करना है जो देश के खिलाफ हो, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है अभिव्यक्ति के आजादी के अंतर्गत। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 20 पे। 20 पे आर्टिकल 20 में 3 बातें दी गई हैं। पहला दिया गया है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है, कोई, इसका हिंदी होता है कोई पूर्व पद कानून नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जिस डेट में जो क्राइम किया है और उस डेट में उसकी सजा जो है आपको सिर्फ वही मिलेगी, ठीक है। फ्यूचर में सपोज दैट आज मैंने किसी का मर्डर किया और मर्डर की सजा है 10 साल, मान के चलते हैं मर्डर की सजा है 10 साल, या इसको आपको चेंज कर लेते हैं, मर्डर की जगह मैंने सपोज दैट चोरी किया, एग्जैक्ट लेते हैं चोरी के वर्तमान में सजा आपकी 3 साल है, ठीक है, नॉर्मल चोरी की। तो मैंने चोरी किया, चोरी की सजा 3 साल है, तो मैंने आज चोरी किया और आज जो है सजा 3 साल है, तो मैं 3 साल ही काटूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं है कि पता चले कल के डेट में संसद ने कानून बना दिया तो उसमें सजा बदल के 4 साल बोल दिया गया, नहीं, मैं उस डेट में नहीं, मैंने जिस डेट में क्राइम किया था उस डेट में मैं सजा 3 साल ही काटूंगा, इसका ये मतलब है। दूसरी बात होता है कि ये हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई पूर्व कानून पद कानून नहीं। दूसरा है डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी, ओके। इसका मतलब क्या है कि दोहरी सजा नहीं, दोहरी सजा नहीं। मैं चोरी 1 करूं या 2 करूं, अगर उसकी सजा 3 साल है तो मुझे 3 साल ही मिलेंगे। मैं मर्डर 1 करूं या 2 करूं, अगर उसकी सजा सजाए मौत है तो मुझे उतना ही मिलेगा। मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी 10 जगह की, एक ही दिन में चोरी 10 जगह की तो एक चोरी की सजा 3 साल, तो 10 चोरी मतलब 30 साल। ऐसे नहीं, मैं 10 करूं 50 करूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 रुपए चुराऊं या 2 करोड़ रुपए चुराऊं, अगर उसकी सजा 3 साल है तो मुझे वही मिलेगी, ठीक है, ये चीज है। फिर किसी भी व्यक्ति को, तीसरे में ये दिया है, किसी भी व्यक्ति को उसी के अगेंस्ट में साक्ष्य के रूप में, कचहरी में, कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। किसी को पुलिस ने पकड़ लिया कि बेटा तूने मर्डर किया है, ये पता चला है, अब किससे पता चला नहीं पता, लेकिन तुझे मार मार के मैं उगलवा दूंगा कि तू बोल कि तूने मर्डर किया, ऐसा नहीं। अगर उसने मर्डर किया है तो प्रॉपर एक एविडेंस होना चाहिए, वो दूसरे के थ्रू होना चाहिए कि हाँ उसने कोई क्राइम किया है। सपोज दैट अभी सुशांत सिंह राजपूत का मैटर चल रहा है, तो जब तक एक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक प्रॉपर एविडेंस नहीं आ जाता तो आप रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं आप गुनाहगार नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज दैट ये कानून मानेगा ही नहीं। रिया चक्रवर्ती, पता चले कि आप एक पुलिस CBI या सब टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम बोलो तुमने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया है, जबकि कोई भी एविडेंस पीछे हो या ना हो ये हम भी नहीं जानते, लेकिन सपोज दैट कोई एविडेंस नहीं मिला, तो रिया चक्रवर्ती अगर कानून में जाके ये खुद बोलती है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया, इस तरीके से किया, तो
कहीं ना कहीं कोर्ट भी इसको कंसीडर करेगी कि हो सके इन पे प्रेशर दिया गया हो, तो उसको बहुत ज्यादा वैलिड, एक बहुत ही दमदार सबूत नहीं मानते अगर रिया चक्रवर्ती खुद के खिलाफ ये बोले कि हाँ मैंने मर्डर किया। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इट मीन्स कि आपको कुछ और तरीके के गवाह लेकर आने पड़ेंगे जिससे ये प्रूव हो कि रिया चक्रवर्ती ही मर्डरर है या नहीं है। खैर ये टाइम बताएगा क्या चीज है। अब आगे आते हैं, ये हो गया 20। ओके, आर्टिकल 20 आपका यही खत्म होता है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 21 का, सॉरी 21। इसमें भी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल है। ठीक है, इसमें भी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल है। इसमें क्या है आपका, जिसकी हेडिंग है आप लिख लीजिए, प्राण और दैहिक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें पहली बात दी गई है, कोई भी स्टेट स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, यहां पे पूरा लिखता हूं मैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द है। कोई भी राज्य, मतलब कोई भी, सॉरी कोई भी, हाँ वही, कोई भी राज्य मतलब यहाँ गवर्नमेंट, कोई भी राज्य, ठीक है, मतलब सॉरी राज्य, ठीक है, राज्य मतलब गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो वो या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो राज्य है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, जो उसका जीवन है उसको नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती, ठीक है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जो कानून के द्वारा बनाई गई तरीका है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जान छीनी जा सकती है। अगर किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, मर्डर किया है, सपोज दैट किसी ने मर्डर किया है, तो कार्यपालिका ये नहीं बोल सकती कि ठीक है तूने मर्डर किया तो नरेंद्र मोदी ये बोले कि इसको मार दो। जनता से नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सकते कि वो कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, वो जुडिशरी नहीं है, वो कानून नहीं है। इट मीन्स अगर मर्डर की सजा कुछ दी गई है तो उस कानून के द्वारा ही उसको सजा दी जाएगी। तो ये होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि जो कानून में लिखा गया है उसको सजा उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। इस चीज को कहां से लिया गया है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ देता है, जापान से, जापान से। ठीक है, अब आगे इसमें लिखिए जो दूसरा सिद्धांत है कि कानून द्वारा उचित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया यूएसए से। दोनों में अंतर क्या मैं बताता हूं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं established, established by law, इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका यह मतलब होता है कि कानून में जो दे दिया गया है वो सही है, वो सही है। ठीक है, उसको जो जज वगैरह, बहुत ज्यादा जज क्या है, कोर्ट बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करती है कि वो सही है या गलत, ये पता करने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये होता है कि जो कानून में लिखा गया है, कानून में लिखा गया है क्या वो सही है या गलत है, इसको भी चेक करती है ना, ये भी चेक करती है। सपोज दैट किसी ने, मान लीजिए कल को ऐसा कानून बन गया कि जो लोग काले हैं इंडिया में, जो लोग काले हैं गोरे के कंपेयर में वो ज्यादा टैक्स भरेंगे, ये लिख दिया गया है ना, तो ये कानून सही है या गलत है, इसको बिना चेक किए काले को ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है, तो हो गया आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। ये पहले इंडिया में इस तरीके से हुआ करता था, आपको कुछ कानून ऐसे थे पास्ट के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन वहीं पे क्या है कि कानून की उचित प्रक्रिया नहीं, नहीं क्या मैटर पड़ता है कोई गोरा है या काला है, तो इंसान सबको बराबर टैक्स भरना है। तो ये होता है, मतलब जो आपका जो कानून की व्यवस्था होनी चाहिए वो आपको फेयर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, समानता के अधिकार को फॉलो करे, सब कुछ पढ़े। तो बात ये होती है कि भारत में क्या है, तो भारत में लिखा तो ये गया है, लिखा ये गया है, लेकिन भारत का जो कानून है इसका मतलब ये है कि ये इसको भी समाहित करता है। मेनका गांधी के केस में आपको बोला गया था, क्योंकि इसके जो इसके पहले एक एके गोपालन का केस था, एके गोपालन का केस था 1951 में। उसने ये बोला कि हमारे भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। बट आपका मेनका गांधी का केस आया 1970 के दशक के बाद, आप डेट देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट कानून के उचित प्रक्रिया उसमें यह बोला गया कि हमारे भारत के संविधान में क्या दोनों है, ये भी है ये भी है। ठीक है, ये बात। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कानून में गड़बड़ी है तो न्यायालय उसको भी देखने की कोशिश करेगी, उस कानून के बदलाव के बारे में सोचेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 21 क पे।
21 क पे ये बोलता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना। इसको 21 क के अंतर्गत क्यों रखा गया, क्योंकि 21 का हेडिंग है प्राण और दैहिक अधिकार। आप किसी की जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी जिंदगी क्या है। प्राण और दैहिक जब अधिकार में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा राइट टू स्लीप, मतलब सोने के अधिकार को भी क्या किया गया है, आपका जीवन बोला गया है ना। राइट टू लव, राइट टू मैरिज, ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अधिकार, इसको भी आपका उसमें लाया गया है। क्योंकि जैसे जैसे हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किसकी जिंदगी क्या है। हो सके किसी की जिंदगी उसकी माँ है, हो सके किसी की जिंदगी उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये काफी कठिन काम है। इसी वजह से 21 के अंतर्गत जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का सिद्धांत, कि पता चले आपने किसी के प्राइवेट लाइफ को खोल दिया कि यार तुम तो बेवड़े हो, तुम तो दारू पीते हो, बट वो दारू एक बंद कमरे में पीता है, वो भी जानता है कि मैं दारू पीता हूं, बट मैं एक बंद कमरे में पीता हूं, लेकिन ये बात जिस दिन पब्लिक प्लेस में आ गई तो मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा। तो पब्लिक प्लेस में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं दारू पीता हूं, गांजा पीता हूं या क्या करता हूं, ठीक है। बट ये चीज पब्लिक प्लेस में ला दी गई, मतलब उसकी निजता का उल्लंघन कर दिया गया, तो वो आदमी सुसाइड कर लेता। तो मतलब इतने हद तक राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है जीवन के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत। तो एक जीवन को डिफाइन कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो समय के संग संग जैसे जैसे शिक्षा का महत्व बढ़ता चला गया, तो हम ये समझ गए कि एजुकेशन इज द लाइफ। बिना शिक्षा के ये पूरा संसार क्या है, एक अंधकार है। इसी वजह से इसको 21 क के अंतर्गत रखा गया है कि बिना एजुकेशन के जीवन जो है वो जानवर के बराबर है, और जीवन जब जानवर के बराबर है तो वो जीवन ही नहीं है, ठीक है। 21 क इसको 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया। ओके, इसमें 3 आर्टिकल हैं, ये है 45 है, और आपका 51 क के अंतर्गत क्या है, आपका ड्यूटी दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तीनों में अंतर समझते हैं। तीनों को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा ऐड किया गया, लागू आपका चूंकि एक्ट बना 2009 के पास आसपास, और 2010 में ढंग से शिक्षा का अधिकार आपका लागू हो गया। लेकिन हम यहाँ पे शिक्षा के अधिकार को डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं बेसिकली रिवीजन में कि ये चीज 21 क में कैसे कैसे क्या दिया गया। 21 क में जो दिया गया है, 6 से 14 साल के बच्चे का क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा होगा, निःशुल्क, ठीक है। लेकिन सरकारी स्कूल में, ये बात याद रखिएगा, प्राइवेट में नहीं। निःशुल्क शिक्षा होगा, ये राज्य देखेगी, ये उनका बेसिक एजुकेशन है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो निःशुल्क शिक्षा वो ले सकते हैं। 45 में क्या दिया गया है कि 6 साल के बच्चे तक, जो 6 साल के बच्चे हैं, इनको शिक्षा कैसे दी जाएगी, इस पे भी सरकार क्या है, स्टेट ध्यान देगी। और इसी की वजह से आप जो प्ले ग्रुप वगैरह देखते होंगे, ये धीमे धीमे खुल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में भी, प्राइवेट तो है, गवर्नमेंट में खुल रहे हैं कि किस तरीके से हम 6 साल के बच्चे को और ज्यादा जागरूक बनाएं, ताकि वो और ज्यादा एजुकेटेड हो और बहुत दमदार पर्सनालिटी निकले। यहाँ पे ड्यूटी में, मौलिक कर्तव्य में पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो 14 साल के बच्चे तक को देखें कि बेटा तुम जाके स्कूल में पढ़ो स्कूल में जाके, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है। तो ये 3 जगह दी गई है, और तीनों को ऐड किया गया है 86वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। 21 हो गया, और 22 आपका हो गया, बात करता है गिरफ्तारी में जो अधिकार है। अगर आपने 20 पढ़ा होगा तो उसमें भी मैंने गिरफ्तारी मतलब क्या आपको कुछ डील किया था कि कोई व्यक्ति, किसी ने क्राइम कर दिया हो तो उसकी दोहरी सजा नहीं मिलेगी। जिस डेट में आपने क्राइम किया हो आपको उसी डेट की सजा मिलेगी। आपको खुद के अगेंस्ट में साक्ष्य सबूत के तौर पे पेश नहीं कर सकती कोर्ट। 21 उसमें 20 और 22 में अंतर क्या है कि यहाँ पे क्राइम हो चुका है, यहाँ पे अपराध हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अपराध होने वाला है, क्राइम अभी हुआ नहीं है 22 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपके अधिकार क्या है, जो जिसको गिरफ्तार किया गया है, पहले तो उसको राइट टू नो, मतलब उसे जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात, जो उसके वकील हैं, वकील से वो सजेशन ले सकता है कि सर मुझे गिरफ्तार किया गया है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसे राइट टू मेडिकल हेल्थ, मतलब ठीक है, स्वास्थ्य, कि उसका स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में भी उसको अधिकार है। और उसको ये अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार किया गया है तो जो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाए। इसमें टाइम जो है, टाइम को बाहर रखा गया है, मतलब सपोज दैट कि आप नजदीक हैं जहां पे आप 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत हो सकते हैं, तो आपको पुलिस गिरफ्तार की है, आपको प्रस्तुत कर सकती है, तो वहां पे
आपको करना ही पड़ेगा बस। सब मान लीजिए, लेकिन यूपी में आपको तमिलनाडु से लेके आया जा रहा है, तो तमिलनाडु में वो भी बाई ट्रेन आ रहे हैं, तो बाई ट्रेन से आने में 24 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ पे ये अधिकार कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये ट्राई किया गया कि अगर दूरी ज़्यादा है तो उसमें टाइम को एक अलग से कैलकुलेट किया जाएगा कि साहब हम उतने दूर से आ रहे थे तो हमें आने में इतना समय लग गया, ये चीज़ है। तो 24 घंटे के सामने आपको प्रस्तुत करना है। मैक्सिमम किसी की गिरफ्तारी कितने महीने तक हो सकती है? 3 महीने तक हो सकती है ना। उसके ऊपर अगर आपको बढ़ाना है तो आपको 3 मेंबर की कमेटी होती है, जिसमें आपके हाई कोर्ट के, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। उसके संग संग अगर 3 महीने से ऊपर जाता है तो मैक्सिमम किसी की गिरफ्तारी 6 महीने तक हो सकती है, जब ये 3 मेंबर सजेस्ट कर दें। और जब 6 महीने तक होती है तो 6 महीने से ज्यादा आपकी नहीं हो पाती है, उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कमेटी भी नहीं बुलाई गई, सब कुछ भी नहीं बुलाया गया, तो वहां पे आपका क्या, गिरफ्तार करके किसी व्यक्ति को रखा गया, वो 3 महीने से ज्यादा हो गया, पूछा भी नहीं गया कमेटी से कि सर इनको बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, तो वहां पे ऐसी चीजें आती है कि संसद को बकायदे रीजन देना पड़ेगा कि वाई आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप कानून के अगेंस्ट में गए हैं और कानून आप ही बनाते हैं। तो वहां पे संसद को बकायदे रीजन देना पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से हमें इनको इतने दिनों तक या इतने महीनों तक गिरफ्तार करके एक कस्टडी में रखना पड़ा। ठीक है, तो आपका जो है 19 से 22 तक जो है रिवीजन पूरा खत्म होता है। उसके बाद आते हैं हम 23 पे। 23 और 24, 23 + 24, ये शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। इसमें 23 जो बोलता है कि किसी भी तरीके का देह व्यापार नहीं होगा, और जो आपका बालात श्रम, मतलब बच्चों से काम किसी भी तरीके से नहीं कराया जाएगा, मतलब या उनको बेचा या खरीदा नहीं जाएगा, ये चीज है। 23वां है कि आपका जो है, जो बाल कार्यों का नियोजन, जो बच्चे हैं 14 साल से छोटे बच्चे हैं, इनसे आप जो किसी भी तरीके का कार्य नहीं करवा सकते हैं, जिसे बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर, बच्चे से कोई कार्य नहीं करा सकते हैं, ये आपको 24 बोलता है। बाकी किसी भी तरीके का देह व्यापार या किसी बच्चे को बेचा जाता है इस तरीके से, खेत जो खरीद बेच है, इसको 23 रोकता है। 24 वाले में आपको जो है, आपको चाइल्ड लेबर बच्चे से नहीं करवाना है, ये बात करता है आपका 23-24। इसमें इतनी बातें याद रखनी, इससे ज्यादा इसमें पूछता भी नहीं है। 25 बात करते, 25 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ये आपका धर्म के अधिकार के बारे में बताता है, धर्म के अधिकार के बारे में बताता है। 25 आपका बताता है अंतकरण के बारे में, अंतकरण के बारे में, कि आप किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मूर्ति के रूप में मानिए, आप अल्लाह के रूप में मानिए, आप नश्वर के रूप में मानिए, या आप किसी भी तरीके से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका आचरण कर सकते हैं, आप एक सबके सामने कह सकते हैं कि मैं इसको प्रकट करना चाहता हूं, मैं या इस धर्म को मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको उसका प्रचार भी कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अंतकरण या वो धर्म का प्रचार प्रसार जिसको हम मानते हैं, वो तब तक ही होना चाहिए जब तक दूसरे का कोई हेल्थ, ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर मतलब जन आदेश, ठीक है, जन आदेश, मतलब एक पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। मतलब कि आप कहीं अल्लाह अकबर या जय श्री राम बोल रहे हैं तो पब्लिक को डिस्टर्ब करें, ऐसा नहीं। हेल्थ नहीं करना है, एक मोरालिटी, नैतिकता को ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से नहीं बोलना है कि कोई हिंदू है तो मुसलमान के सामने बोले कि जय श्री राम, ठीक है, और इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान है तो बदले किसी ब्राह्मण के सामने बोल दे कि अल्लाह अकबर। इस तरीके से नहीं करना है, आपको एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना है, उसको ही बोलते हैं नैतिकता का ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके की बकलोली आपको नहीं करनी है, जैसे आजकल हो रही है कि एक तरफ रोडों पे बैठ जाते हैं जय श्री राम वाले और दूसरी तरफ अल्लाह अकबर वाले। ठीक है, तो ये कोई धर्म नहीं है। आपको जय श्री राम मानना है मानिए, बट उसमें किसी के स्वास्थ्य का नुकसान मत कीजिए, पब्लिक ऑर्डर को नहीं कि चक्का जाम करके जय श्री राम बोल रहे हैं ना, उस तरीके का आपको नहीं, और मोरालिटी का ध्यान रखना है। 26वां में क्या है कि आप उस धर्म के प्रबंधन के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। आप
कोई धर्म को मानते हैं तो मंदिर बनवा सकते हैं, ट्रस्ट बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, आप गुरुद्वारा बनवा सकते हैं, आपको जो भी बनवाना है उसके व्यवस्था के लिए, उसके संचालन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सारी बातें आपको 26 में दी गई हैं। 27 में ये बातें हैं कि जो टैक्स है, सरकार किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लेगी किसी भी धर्म के बढ़ावे के लिए, लेकिन इसमें याद ये रखना है कि जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा तो उसकी फीस आपसे ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कुंभ का मेला हो रहा है तो भारत सरकार या राज्य सरकार कभी ये नहीं कहेगी कि आप जनता लोग टैक्स दीजिए और मैं कुंभ का मेला करवाऊं, वो धर्म का प्रचार हो गया, है ना। लेकिन कुंभ का अगर मेला लग रहा है तो वहां पे अगर कोई पार्किंग लगी हुई है जहाँ पे गाड़ी मोटर खड़े हो रहे हैं तो वहां पे वो टैक्स चार्ज कर सकते हैं। कहीं पे अगर आप कुछ जा रहे हैं, कुछ और तरीके की दुकान या शॉपिंग लगाया है तो वो जगह कोई चूंकि कोई जमीन किसी की होगी तो वो आपसे फीस चार्ज कर सकता है कि एक दिन का फीस ये है। तो टैक्स और फीस दोनों में अलग अलग बातें हैं। टैक्स आपका सीधे सीधे किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है, जबकि फीस उसको जाता है जो वो व्यवस्था आपको प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है। ठीक है। और 28वां ये है कि कोई भी अगर धार्मिक कर्मकांड हो रहा है, कोई भी धार्मिक कर्मकांड हो रहा है या कोई भी धार्मिक चीजें हो रही हैं तो उसमें जो टोटली कोई भी संस्था जिस धर्म ने उसे बनाया है वही फंड कर रहा है तो ठीक है, उसी धर्म के बच्चे होंगे वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो आप उसे बाधित नहीं कर सकते हैं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तुम मुसलमान हो तुम आओ, या तुम ब्राह्मण हो तो आओ तुम पूजा करो। आप उसको बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी तरीके से, चाहे सरकारी तरीके से वो फंडेड हो चाहे ना हो, चाहे धर्म ने उसे फंड किया हो चाहे ना किया हो। ठीक है, ये 25 से 28 तक में ये बातें दी गई हैं। उसके बाद आपका आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये आपको दिया गया है 29 और 30 में। 29 में आपका दिया गया है कि कोई भी किसी भी धर्म का हो या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा समुदाय जो काफी क्या है अल्पसंख्यक हो, उनकी खुद की भाषा हो या उनका एक अलग धर्म हो, भाषा और धर्म हो, इन दो चीजों के आधार पे वो उसका संरक्षण कर सकते हैं। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस संरक्षण में इनको क्या करें, हर तरीके की सुविधा मुहैया कराएं। ये बात 29 में कहता है। 30 में ये है कि आप जिस धर्म और भाषा को बचाना चाहते हैं, हो सके संस्कृत को आज 12,000 ब्राह्मण जो बोले जाते हुए हैं कि 12,000 ब्राह्मणों को पता है आज की डेट में संस्कृत, ये संस्कृत में कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये संस्कृत को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षण संस्था वगैरह, शिक्षण संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसमें भी इनकी मदद करेगी। अगर ये शिक्षण संस्था खोलते हैं और ये जमीन मान लीजिए सरकार ले लेती है, जगह ले लेती है, तो अगर ये जगह लेती है तो इसकी जगह कोई और जगह सरकार इनको देगी। ये बात 30 में सारी की सारी बातें की गई हैं। इस पे दो ही आधार है अल्पसंख्यक को धर्म और भाषा बचाने के लिए। ठीक है, कि या तो आप धर्म बचाएंगे या भाषा बचाएंगे, दो ही चीज में आधार है। और कंडीशन ये कि आप अल्पसंख्यक हो। आप अल्पसंख्यक स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, राज्य वाइज भी हो सकते हैं। आप उस जिस देश में रह रहे हैं, हो सके पूरे देश में आपकी संख्या कम हो, या तीसरा ये हो सकता है कि आप खुद को अल्पसंख्यक डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। ये चीज 30 में ये डील किया गया है। ओके, बात है आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 इसका जो हेडिंग है आपका उपचार का अधिकार। ठीक है, ये इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आर्टिकल 13 भी इससे कुछ कम है। अगर ये संविधान की आत्मा है तो आर्टिकल 13 भी क्या है, संविधान की आत्मा है अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 अगर ना हो तो फिर मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आर्टिकल 13 ही बोलता है कि आप कुछ भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करे, चाहे संविधान के पहले या संविधान के बाद। तो आर्टिकल 13 भी इसकी आत्मा है। तो 32 के अंतर्गत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब कि आपको एक और मौलिक अधिकार दे रहा है कि आपको 2 झापड़ मारा गया, अगली बार से कोई 2 झापड़ नहीं मारेगा, क्योंकि आपका बाप सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा है, दिल्ली में खड़ा है। तो वहां पे आप डायरेक्ट
जा सकते हैं, वो भी कैसे, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, जो भी उचित प्रक्रिया लगे आपको उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप वो भाषा नहीं जानते जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलती है, तो आप एक सादा पेपर लेके उसमें किसी से कुछ भी लिखवा कर, भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, कुछ भी किसी में लिखवा कर आप अपनी समस्या वहां पे रख सकते हैं। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। उस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट जाने की बात करें तो कौन से आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? 226 के तहत हाई कोर्ट में। दोनों में अंतर यह है कि ये मौलिक अधिकार है, 226 वाला आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसी वजह से जिससे यहाँ पे हाई कोर्ट आपका मना कर सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं, बोलेगा ठीक है हम अभी नहीं देख सकते क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये समस्या इसे बताना पड़ेगा कानूनी तौर पे कि मेरे पास ये समस्या आ रही है। लेकिन किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि वो आपको देगा ही देगा। आर्टिकल 226 के अंतर्गत क्या है कि हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है 32 के कंपेयर में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में हाई कोर्ट को 226 के अंतर्गत ज्यादा पावर है, क्योंकि जो 32 है ये 5 तरीके की याचिकाओं को सुनता है, 5 तरीके की याचिकाओं को सुनता है, लेकिन जो आपका 226 है ये ज्यादा याचिकाओं को सुनता है। अभी हम देखेंगे वो 5 तरीके की कौन कौन सी याचिकाएं हैं। इसके संग संग संसद अगर चाहे तो जो याचिका है, जो रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन है, इसकी संख्या बढ़ा सकता है अगर उसको लगे। इसके संग संग ये भी है कि जो अदर कोर्ट है, छोटे कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो रिट पिटीशन है, PIL सुनने का अधिकार है, उसके संग संग अगर वो चाहे कि संसद अगर चाहे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये पावर दे, तो संसद कानून बना के वो पावर दे सकती है। ये आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है। अब इसमें जो रिट है उसको हम देख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, ये पहला रिट है। दूसरा रिट है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, है ना, चौथा है प्रतिषेध, प्रतिषेध, पांचवा है अधिकार पुच्छा, है ना, अधिकार पुच्छा। ये बातें इसमें दी गई हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि किसी को गैर कानूनी ढंग से किसी ने बंदी बना लिया, पकड़ लिया, कोई रास्ते में लड़की जा रही थी, मैंने उसे किडनैप कर लिया, तो एक गलत तरीके से है। तो इस तरीके से कि आपको गैर कानूनी ढंग से आपको बंदी बना लिया है, तो उस रिट को फाइल करने के लिए, उस याचिका को फाइल करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। या पुलिस ने जोर जबरदस्ती, आप जिस चीज के अपराधी नहीं है उसको भी, उस चीज को लेकर पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो आप ये, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरीके से अगर आपको पकड़ लिया है तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये निजी व्यक्ति और जो आपका स्टेट है, राज्य है, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। परमादेश, परमादेश मतलब कि कोई भी पब्लिक ऑफिस, कोई भी पब्लिक ऑफिस या उसका कार्यकर्ता अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में ये आप रिट लेके जा सकते हो। ये हर तरीके के कार्यालय पर एप्लीकेबल होता है, केवल वो कार्यालय प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक, ये इसका कोर पार्ट है, ये समझते रहिए। यहाँ पे निजी और राज्य दोनों के लिए, है ना। जो हैबियस कॉर्पस है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये केवल निजी व्यक्ति पे एप्लीकेबल होता है, बाकी सब किस पे, पब्लिक पे, और ये राज्य पे भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, परमादेश केवल किस पे एप्लीकेबल होता है, पब्लिक पे, निजी पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ऑफिस की बात कर रहा है, सरकारी कार्यालय, ठीक है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही क्या होते हैं, न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं होती हैं उस पर एप्लीकेबल होती हैं, प्लस उसके संग संग जो प्रशासनिक ऐसी संस्थाएं जिसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग की पावर है, जो कुछ आदेश, कुछ निर्णय सुना सके, ठीक है। ये चीज है, मतलब आप कुछ जो है नियम सुना सकते हैं, आप कुछ आदेश पास कर सकते हैं, आप कुछ डिसीजन सुना सकते हैं ऐसे चीजों पे। तो न्यायालय, अर्ध न्यायालय और प्रशासनिक संस्थाएं, ठीक है। तो ये तो जो प्रशासनिक संस्थाओं पे ये जो प्रतिषेध है ये लागू नहीं होता है, ये सिर्फ न्यायिक, यहाँ पे लिख लीजिए न्यायिक, अर्ध न्यायिक पे लागू होता है। लेकिन ये भी लागू नहीं होता था प्रशासनिक पे, लेकिन आपका 1991 के बाद, 1991 के बाद ये प्रशासनिक संस्थाओं पे भी लागू होने लगा, प्रशासनिक संस्थाओं पे भी लागू होने लगा उत्प्रेषण। दोनों ही क्या है कि अगर जब बड़े कोर्ट, ये रिट कब जारी होता है, जब बड़े कोर्ट देखते हैं कि जो हमारे छोटे कोर्ट हैं, न्यायालय या अर्ध न्यायालय या कुछ ऐसे प्रशासनिक संस्था जिसको डिसीजन देने का अधिकार है, ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तब ये रिट जारी होता है। ये वाला कब जारी होता है, सपोज दैट किसी ने कुछ केस ले लिया, वो केस उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन वो केस क्या है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, दोनों में अधिकार क्षेत्र नहीं थे, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, लेकिन इसमें पेंडिंग है। तो पेंडिंग में आपको क्या जाता है, स्टे ऑर्डर
ला दिया जाता है। आपने स्टे ऑर्डर का नाम कई बार सुना होगा कि मैं स्टे ऑर्डर, इस पे कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, तो वही क्या प्रतिषेध, मतलब इस पे क्या हो गया, स्टे लगा दिया गया, फलाने नौकरी पे स्टे लगा दिया गया। कौन लगाता है? कोर्ट लगाता है। तो ये मैटर पेंडिंग था, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्षेत्राधिकार से बाहर था। सपोज दैट मैटर था लखनऊ का, लेकिन उसे बनारस वाला क्या देख रहा है, बनारस का कोर्ट देख रहा है, ये चीज है। और उस कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन आपका सुना दिया गया, सुना दिया, उस कोर्ट ने डिसीजन आपका सुना दिया है। तो यहाँ पे डिसीजन क्या है, फाइनल है, आपका डिसीजन फाइनल स्टेज पे सुना दिया गया, यहाँ पे पेंडिंग है, मतलब बीच में है। तो पेंडिंग वाले में प्रतिषेध होगा, उत्प्रेषण वाले में फाइनल डिसीजन में आपका उत्प्रेषण वाला रिट होगा। ये बात याद रखनी है। और ये किस पे लागू होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अधिकार पुच्छा, अधिकार पुच्छा का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब निकाली है, गवर्नमेंट जॉब निकालने के बाद कई लोगों को डाउट होता है कि आप फेक हैं, फर्जी तरीके से इसमें आए हैं, लेकिन आप जो सरकारी नौकरी है सही तरीके से हर वो स्टेप आपने फॉलो किया है जो एक सरकारी नौकरी पाने के लिए चाहिए, हर वो नियम कायदा कानून को फॉलो किया है जो नौकरी के नोटिफिकेशन में था, उस गाइडलाइन में था। बट किसी को डाउट लगता है तो वहां पे आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं ही इस नौकरी के काबिल हूं और कानूनी तौर पे मैं ही इसका अधिकारी हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही सीट पे दो लोगों के बीच फाइट होती है कि ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप फिर हेरा फेरी देखेंगे तो उसमें जो सुनील शेट्टी हैं और आपका तब्बू हैं, दोनों एक ही सीट पे नौकरी पाते हैं और दोनों में आर्गुमेंट होता है, झगड़ा होता है कि ये मेरी है, ये मेरी है, ठीक है। तो लास्ट में सुनील शेट्टी साहब वो खुद भी अपने आप छोड़ देते हैं। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपका इतना ही। उसके बाद अब बात करते हैं 33 में। आर्टिकल 33, 34, 35 ये बात करता है सुरक्षा बल जितने हैं, चाहे वो पुलिस हो, आईटीबीपी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी भी तरीके के सुरक्षा बल हो, उनके आप मौलिक अधिकार देखेंगे, उनके मौलिक अधिकारों में जो संसद है वो कटौती कर सकती है। ये बात इसमें बताइए, संसद कटौती कर सकती है, मतलब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखें तो पुलिस वाले की जो ड्यूटी होती है 24 घंटे होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ठीक है थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोविड-19 आया, महामारी आई, तो उनकी आप ड्यूटी देखेंगे 24 घंटे की जगह 48 घंटे हो गई, एक महीने तक वो घर नहीं जा पा रहे हैं। तो उनके भी तो मौलिक अधिकार हैं। 21 में मैंने बताया कि राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। तो क्या वो सो नहीं पा रहे उसके बाद भी ड्यूटी कर रहे हैं? उन्होंने ठेका लिया है देश का? नहीं लिया है, बट उनकी ड्यूटी है, क्योंकि यू आर द सुरक्षा बल, आप सुरक्षा बल हो, आपकी ड्यूटी है कि आपको देश की सेवा करना है, ठीक है। ये बात तो उनके फंडामेंटल राइट संसद कटौती कर सकती है, 33 में बताया गया है। 34 में आपको बताया गया मार्शल लॉ के बारे में कि अगर किसी देश में मार्शल लॉ लागू हुआ है, आर्मी का शासन लागू हुआ है, तो वहां पे आपका फंडामेंटल राइट है उसको संसद कम कर देगी काफी हद तक। ये कॉन्सेप्ट आपका यूके से लिया गया है, आपसे पेपर में पूछ सकता है। और 65 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिंपल सा इसका जो जिस्ट है, क्रक्स है फंडामेंटल राइट्स पे, जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? संसद का है, ठीक है। ये बात आपको दी गई है और आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, और इस लेक्चर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप manoinstitute.in पर जाइए, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी और वहां पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पूरे लेक्चर का आनंद उठाइए, क्योंकि जल्द ही ये पीडीएफ जो है आपकी पेड हो जाएगी। जब तक पेड नहीं हुई है तब तक आप ट्राई कीजिए कि इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, और जब भी पेड होगी तो बहुत उसका नॉमिनल रेट होगा, ताकि जो गरीब विद्यार्थी भी हैं उसको परचेज कर पाए, खरीद पाए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।